This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. जब भी कोई क्राइम हमारे देश में सुर्खियां बनता है तो लोग उसमें होने वाली दरिंदगी और हैवानियत की मिसाल देने लगते हैं, जैसे निर्भया केस या आफ्ताब श्रद्धा मर्डर केस। हमने भी ऐसे कई ब्रूटल केसेस पर वीडियो बनाए हैं। हर बार ऐसा लगता है कि यही दरिंदगी की इंतहा है, इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर कोई नया केस हमारे सामने आता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इंसान किस दिशा में जा रहा है। अभी 8-9 अगस्त को कोलकाता में जो कुछ भी उस जूनियर डॉक्टर के साथ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इस केस में रोज नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ऐसा ही एक ब्रूटल केस जुलाई के महीने में मुंबई में सामने आया, जहां एक सरफिरे आशिक ने प्यार में नाकाम होने पर एक लड़की की निर्मम हत्या कर दी। उस लड़की को जिस दरिंदगी से मारा गया उसके लिए कातिल ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। बेइंतहा प्यार करने वाला आशिक आखिर बेरहम कातिल क्यों बन जाता है, ये समझ से परे है। हेलो एंड वेलकम टू डिजिट लाइफ। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो चलते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी है महाराष्ट्र से। यहाँ नवी मुंबई के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में उरुण नाम का इलाका है, जहाँ 22 साल की यश्री शिंदे अपने माता पिता के साथ रहती थी। दिखने में बेहद खूबसूरत यश्री ने बीकॉम किया था। वो बेलापुर की एक प्राइवेट कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब करती थी। 25 जुलाई 2024 को यश्री ने ऑफिस से छुट्टी ली। सुबह 11 बजे के करीब वो अपने घर से निकली। उसने घर में बताया कि वो अपनी सहेली से मिलने जा रही है। सारा दिन बीता, शाम हो गई पर यश्री घर नहीं लौटी। अब घर वालों को चिंता होने लगी। उसका फ़ोन ट्राई किया गया पर फ़ोन स्विच ऑफ था। शाम से रात हो जाती है। घर वाले सब जगह फ़ोन करते हैं। उस सहेली का नंबर ढूंढकर उसे भी फ़ोन किया जाता है। तब वो फ्रेंड बताती है कि यश्री दोपहर 2 बजे के करीब ही उसके घर से चली गई थी। अब घर वाले परेशान हो उठे। जवान बेटी के रात होने तक घर न पहुंचने से वो सभी घबरा रहे थे और अब उसकी फ्रेंड से बात करने के बाद तो उनकी परेशानी और भी बढ़ रही थी। घबराए हुए माँ बाप देर रात नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंचे और यश्री की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस भी जांच में जुट गई। आसपास के दूसरे पुलिस स्टेशन में भी मैसेज भेज दिया गया। पूरी रात यूं ही बीत गई। अगले दिन एक राहगीर उरुण रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था। वहाँ पास के एक सुनसान सड़क किनारे घास के मैदान में उसे कुत्तों का झुंड नजर आया जो किसी चीज को नोच रहे थे। उस शख्स ने वहाँ जाकर देखा तो उसकी चीख निकल गई। वहाँ एक इंसानी लाश थी जो बुरी तरह से कटी फटी हालत में थी और कुत्ते उसी लाश को नोचकर खा रहे थे। घबराए हुए उस शख्स ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस टीम फौरन वहाँ पहुंची। लाश की हालत वाकई बहुत बुरी थी। कपड़ों को देख के लग रहा था कि ये लाश किसी लड़की की थी। लड़की के चेहरे और कंधे का मांस काफी हद तक वो स्ट्रीट डॉग खा चुके थे, लेकिन इसके अलावा कातिल ने भी लड़की को बहुत ही बेरहमी से मारा था। उसके पूरे शरीर पर चाकुओं से गोदने के निशान थे। उसके शरीर के निजी अंगों को काटा गया था और प्राइवेट पार्ट पर भी चाकुओं के वार के कई निशान थे। ऐसा लग रहा था कि कातिल ने बहुत ही गुस्से और नफरत में ये कत्ल किया है। पुलिस ने उस आधी अधूरी लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। यश्री के लापता होने की कंप्लेंट पुलिस के पास थी, पर दी गई तस्वीर से पहचानना मुश्किल था क्योंकि चेहरा तो वहाँ था ही नहीं। कपड़ों के आधार पर पुलिस ने यश्री के माता पिता को पहचान के लिए बुलाया। घर वालों ने उन कपड़ों के आधार पर ही पहचान लिया कि ये यश्री की ही लाश है। उनका रो रो कर बुरा हाल था कि 24 घंटे पहले उनकी प्यारी बेटी जो घर से निकली थी वो कटी फटी हालत में मुर्दा घर में पड़ी थी। कातिल ने बहुत ही दरिंदगी और हैवानियत से यह कत्ल किया था। उसके शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां जख्म के निशान ना हो। यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट को भी बुरी तरह से डैमेज किया गया था। डॉक्टर्स ने जब लाश का पोस्टमार्टम किया तो वो भी हैरान थे कि कौन इतनी दरिंदगी कर सकता है। ऊपरी जख्मों के अलावा यश्री के शरीर की काफी हड्डियां भी तोड़ी गई थी। उसकी पसलियां, टांगों की हड्डियां टूटी हुई थी, जैसे उन्हें किसी भारी चीज के वार से तोड़ा गया था। जल्दी ही ये खबर मीडिया से हर तरफ फैल गई। यश्री के इस निर्मम हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया था। लोग यश्री को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने सबसे पहले यश्री के माँ बाप से ही पूछताछ शुरू की ताकि उसके बारे में और जानकारी मिल सके। शुरुआती पूछताछ में तो कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने यश्री के किसी अफेयर या रिलेशनशिप के बारे में पूछा, जिससे किसी प्यार या दुश्मनी का कोई एंगल पता चल सके। तब माता पिता ने बताया कि 5 साल पहले एक लड़का यश्री को तंग करने के जुर्म में जेल गया था। उसका नाम दाऊद शेख था। वो पहले उनके घर के पास ही रहता था।
उन दोनों के बीच जान पहचान थी और बातचीत भी थी। फिर दाऊद ने यशरी से संबंध बढ़ाने की कोशिश की और उसको तंग करना शुरू कर दिया। 1-2 बार उसने यशरी को सेक्सुअली अब्यूज भी किया। यशरी तब नाबालिग थी। उसके माँ बाप की कंप्लेंट पर पॉक्सो एक्ट के तहत दाऊद शेख को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में पेश करने के बाद दाऊद को जेल भेज दिया गया। अब घर वालों का कहना था कि दाऊद के जेल जाने के बाद से ही उसके बारे में उन्हें कोई खबर नहीं है। अब पुलिस ने इसी एंगल में अपनी जांच आगे बढ़ाई। सबसे पहले दाऊद के बारे में ही पता किया गया कि वो अब कहाँ है, किस जेल में है। पता चला कि दाऊद तो 1.5 साल पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आ चुका है। अब इस वक्त अगर दाऊद जेल में होता तो यकीनन यशरी का कातिल कोई और होता, लेकिन अब दाऊद को ढूंढकर उससे पूछताछ करना जरूरी था। यशरी के माँ बाप से पुलिस ने पूछा कि क्या पिछले 1.5 सालों में दाऊद दोबारा यशरी से कभी मिला या यशरी ने इस बारे में कभी कुछ जिक्र किया हो। क्या कभी आपने दाऊद को घर के आसपास या कहीं और दोबारा देखा था? पर माँ बाप ने साफ इनकार किया कि उन्हें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। पुलिस ने यशरी की उस फ्रेंड से भी पूछताछ की जिससे वो आखिरी बार मिली थी। आखिरी मुलाकात में यशरी ने उस फ्रेंड को बताया था कि 25 जुलाई को ही उसे किसी लड़के से मिलने जाना था, लेकिन वो मिलने से डर रही थी। तब उस फ्रेंड ने कहा कि अगर डर लग रहा है तो मत जाओ, पर उसने कहा कि नहीं, जाना बहुत ज़रूरी है। तब उस फ्रेंड ने साथ चलने की पेशकश भी की, लेकिन यशरी ने मना कर दिया कि नहीं, उस लड़के ने मुझे अकेले मिलने के लिए बुलाया है। अब इस पूरी बातचीत के अलावा उस फ्रेंड को कुछ भी नहीं पता था, ना ही उस लड़के का नाम और ना ही वो जगह जहां यशरी उस लड़के से मिलने वाली थी। अब इस बयान का मतलब था कि कातिल ने ही यशरी को मिलने के लिए बुलाया था। जहां जाने से यशरी डर भी रही थी, पर फिर भी वो वहां गई। उधर दाऊद भी 1.5 साल पहले जेल से बाहर आ चुका था। तो क्या इन दोनों बातों में कोई संबंध था? पुलिस ने अब दाऊद की तलाश शुरू की। सबसे पहले पुलिस टीम ने लाश मिलने वाली जगह के आसपास के सीसीटीवी चेक करने शुरू किए। जल्दी ही उस सुनसान सड़क पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में यशरी जाती हुई दिखाई दी। ये सड़क उसी तरफ जाती थी जहां यशरी की लाश मिली थी और ये रास्ता काफी सुनसान भी था। फ्रेंड के घर से निकलने के बाद यशरी 2:15 पर इस कैमरे में पैदल जाती हुई दिखाई दे रही थी। उसी फुटेज में कुछ सेकंड के बाद ही एक लड़का भी यशरी के पीछे पीछे जाता हुआ दिखाई दिया। वहां और कुछ शक करने जैसा नहीं था, पर जब ये सीसीटीवी फुटेज यशरी के माँ बाप को दिखाई गई तो वो बुरी तरह से चौंक पड़े। उन्होंने बताया कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि दाऊद शेख ही है, जिसे 5 साल पहले यशरी के यौन उत्पीड़न के लिए जेल भेजा गया था। अब पुलिस को ये यकीन हो चला था कि इस हत्याकांड में दाऊद का ही हाथ है। पुलिस ने दाऊद के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। उसके रिश्तेदारों और जानने वालों ने बताया कि जेल से बाहर आने के बाद उसने ये इलाका ही छोड़ दिया और वो कर्नाटक चला गया। वहाँ वो ड्राइवर की नौकरी करता है, पर सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से तो 25 जुलाई को वो यहीं उड़न में ही था। लेकिन उसके जानने वालों या यशरी के घर वालों किसी को भी इस बात की खबर नहीं थी। जांच में दाऊद के बारे में पुलिस को ये भी पता चला कि 20 जुलाई को पनवेल की एक अदालत ने 2019 के पॉक्सो मामले में कोर्ट में पेश न होने पर दाऊद के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया हुआ है। इस केस में कातिल का नाम सामने आने के बाद तो जैसे हंगामा ही मच गया। पर बहुत दुख होता है जब ऐसे क्राइम पर राजनीति होती है, उसे किसी स्टेट, जाति या धर्म विशेष से जोड़कर देखा जाता है। इस केस को लव जिहाद का नाम दिया गया क्योंकि लड़का और लड़की दोनों अलग अलग धर्म से थे। लेकिन क्राइम, क्रिमिनल और क्रूरल्टी का किसी धर्म विशेष से क्या लेना देना है? हमारे सामने ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जहां एक ही धर्म से जुड़े लोगों ने ब्रूटल क्राइम किए हैं। क्यों नहीं एक क्रिमिनल को सिर्फ कानून के चश्मे से देखते हुए एक अपराधी ही समझा जाए जो समाज और इंसानियत का दुश्मन होता है, और उसी हिसाब से उसकी सजा तय की जाए। पुलिस उसके तलाश में कर्नाटक पहुंची, जहां एक रिश्तेदार के घर उसका स्विच ऑफ किया हुआ फोन मिला। कुछ जानकारों और मुखबिरों की मदद से जल्दी ही दाऊद शेख को ढूंढ निकाला गया। 30 जुलाई को कर्नाटक के गोलबर्ग से अरेस्ट करने के बाद पुलिस उसे वापस नवी मुंबई ले आई। यहाँ दाऊद से पूछताछ शुरू की गई, जिसमें बहुत से चौंकाने वाले खुलासे हुए। दरअसल इस अपराध की शुरुआत 2019 में हुई थी, जब यशरी के पिता की शिकायत पर दाऊद शेख को गिरफ्तार किया गया और उसे जेल में रहना पड़ा। दाऊद शेख यशरी को तब से जानता था जब वो स्कूल में पढ़ा करती थी। दाऊद ने उससे दोस्ती बढ़ाई, लेकिन जब उसने यशरी से फिजिकल होने की कोशिश की तब उसकी कंप्लेंट पुलिस में की गई। जितना समय वो जेल में रहा, उसके मन में यशरी और उसके पिता के लिए बहुत गुस्सा था। 1.5 साल पहले जेल से बाहर आने के बाद से ही वो बदला लेने की फिराक में था, पर यशरी के लिए अभी भी उसके मन में फीलिंग्स थी। उसने यशरी से फिर से मिलना शुरू किया। उसने माफ़ी मांगी, उसका विश्वास जीता। धीरे धीरे यशरी भी उसकी बातों में आ गई और इस दोस्ती में बढ़ती चली गई। पर इन दोनों के बढ़ते रिश्ते के बारे में यशरी के माँ बाप को कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने तो यशरी और दाऊद के बीच किसी भी तरह के रिश्ते से इनकार किया।
पर इन दोनों के रिश्ते का सबसे बड़ा सबूत तब मिला जब पोस्टमार्टम के दौरान यशश्री के शरीर पर 2 टैटू बने हुए मिले, जिसमें से एक में दाऊद का नाम था। ये टैटू इसी साल जनवरी-फरवरी में बनवाए गए थे और जिसका मतलब था कि इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा था। जांच में पता चला कि दाऊद यशश्री से शादी करना चाहता था, पर यशश्री ने उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब उसे भी एहसास हो रहा था कि दाऊद से दोस्ती बढ़ाकर उसने गलती की है। उधर दाऊद लगातार उस पर शादी के लिए दबाव बना रहा था। यशश्री ने अब दाऊद से दूरी बनाना शुरू कर दिया। इनके बीच बहस होने लगी। यशश्री ने दाऊद का फ़ोन नंबर ब्लॉक कर दिया तो दाऊद ने अपने दोस्त मोहसिन के फ़ोन का इस्तेमाल करके उससे बातचीत शुरू कर दी। वो उसे बार बार कॉल करता, मैसेजेस भेजता। जितना यशश्री उसे इग्नोर कर रही थी उतना ही उसका जुनून बढ़ता जा रहा था। अब उसने यशश्री को धमकाना शुरू कर दिया। इन दोनों की कुछ पर्सनल क्लोज फोटोज़ थीं जिसे लेकर उसने यशश्री को ब्लैकमेल भी करना शुरू कर दिया। इसी वक्त अगर यशश्री ने पुलिस में कंप्लेन की होती या अपने माँ बाप को इस बारे में बताया होता तो आज यशश्री शायद जिंदा होती, लेकिन वो बिना किसी को बताए दाऊद की धमकियों को सह रही थी। 23 जुलाई को दाऊद कर्नाटक से नवी मुंबई पहुंचा। उसने यशश्री को मिलने को कहा पर उसने मना कर दिया। तब दाऊद ने गुस्से में फेसबुक पर दोनों के क्लोज फोटो पोस्ट कर दी, जिससे यशश्री घबरा गई। अब वो दाऊद से मिलने को मजबूर थी ताकि ऐसी फोटोज को डिलीट करवाया जा सके। 25 जुलाई को यशश्री ने ऑफिस से छुट्टी ली। वो परेशान थी। पहले वो अपनी सहेली के पास पहुंची पर डर के मारे उसे सब कुछ नहीं बता पाई। दाऊद ने उसे रेलवे स्टेशन के पास एक सुनसान सड़क पर बुलाया था, जहां जाने वाले रास्ते पर यशश्री और दाऊद की तस्वीरें उस सीसीटीवी में कैद हुई। दाऊद यशश्री के लगातार इनकार और फिर उसे इग्नोर करने से बुरी तरह से भड़का हुआ था। उसके इरादे खतरनाक हो चुके थे। वो किसी सुलह के मूड में तो नहीं था। दाऊद पहले से ही एक बड़ा सा चाकू लेकर वहां पहुंचा था। मुलाकात के बाद दोनों के बीच तीखी बहस हुई। मामला बढ़ने पर पहले से ही तैयार बैठे दाऊद ने चाकू से लगातार वार करके यशश्री की हत्या कर दी। उसने यशश्री के निजी अंगों को भी बुरी तरह काट डाला। इतना सब करने के बाद भी उसका मन नहीं भरा। उसने एक भारी पत्थर से यशश्री का चेहरा कुचला। उसने पत्थर के बार बार के वार से यशश्री की पसलियां और शरीर की कई हड्डियों को भी तोड़ डाला। पर हैरानी थी कि दिन दहाड़े हुए इस हत्या में किसी ने कोई चीख पुकार नहीं सुनी और ना ही किसी ने कुछ देखा। हत्या के बाद दाऊद बस पकड़कर कर्नाटक भाग गया। वहां पहुंचकर उसने अपना मोबाइल फ़ोन बंद करके घर पर ही छोड़ दिया और वो खुद इधर उधर छुपता फिर रहा था, जहां 30 जुलाई को कर्नाटक के गुलबर्ग इलाके से उसे अरेस्ट किया गया। दाऊद के दोस्त मोहसिन को भी अरेस्ट किया गया है और इस केस में उसकी भूमिका की जांच भी की जा रही है। दाऊद मुंबई पुलिस की हिरासत में है, पर इस केस की पूरी सच्चाई सामने आनी अभी बाकी है कि यशश्री और दाऊद क्या सचमुच किसी रिश्ते में थे। आखिर यशश्री ने खुद को अब्यूज़ करने वाले शख्स से दोस्ती क्यों की? उसके शरीर पर बने टैटू उसकी मर्जी से बने थे या ज़बरदस्ती बनवाए गए? दाऊद उसे ब्लैकमेल कर रहा था तो उसे कम से कम अपने माता पिता को बताना चाहिए था। पता नहीं बच्चे माँ बाप से ऐसे सीरियस मैटर को क्यों छुपाते हैं। उन्हें लगता है कि माँ बाप डांटेंगे, उन्हें बुरा लगेगा, पर असल में माँ बाप हमेशा ऐसी किसी भी सिचुएशन में बच्चों के सबसे बड़े सपोर्टर होते हैं। इसीलिए लड़का हो या लड़की, मेरी तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्यार, धोखा, ब्लैकमेलिंग जैसे मैटर्स को अपनी नादानी से बिगाड़ने की बजाय माँ बाप, पुलिस या किसी काउंसलर से मदद लेने में हिचकिचाए नहीं। जिंदगी बहुत कीमती है, उसे ऐसे बेकार के रिश्तों पर ज़ाया ना होने दें।